In this chapter, as we are discussing social and religious reformation, so we are discussing many reformers, social reformers. So, in this context, let us move further with other reformers such as Maharishi Arvind. So, Maharishi Arvind was born on 15th August 1872, and his father name was Krishnadan Ghosh. सो इनके फादर की लास्ट इच्छा क्या थी कि ये जो अरविंद है, महर्षि जो अरविंद है, वो कंप्लीट ब्रिटिश हो जाए रेदर देन इंडियन. ही वांटेड हिम टू बी अ ब्रिटिश. सो जब ये अरविंद जब 5 ईयर्स के थे तभी उनके फादर ने उनको यूरोप भेज दिया था, सो दैट जो यूरोपियन लाइफस्टाइल और जो कल्चर है वो वहाँ के सीख जाए. अब ये अरविंद जो थे वो चले गए यूरोप, पर हुआ क्या, रैदर देन एक्सेप्टिंग दोज यूरोपियन वैल्यूज़, ये अपने जो इंडियन एंशियंट वैल्यूज़ थे उन्होंने वो लर्न किए. अब जो ये इंडियन एंशियंट वैल्यूज़ थे, ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंडिया में लर्न किए, बट जब वो यूरोप में थे तभी लर्न कर लिए. लेकिन जब वो इंडिया रिटर्न आए तब उनके ये जो बेसिकली जो इंडियन कल्चर के जो सीड्स उनके अंदर जो थे वो स्प्राउट हो गए. सो इन अ वे जब वो इंडिया आए तो उनकी ये जो इंडियन वैल्यूज़ की जो फीलिंग्स थी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई. एंड वो मदरलैंड को एक लिविंग मदर मानते थे रेदर देन मियरली अ लैंड. सो दैट्स वाई ही गेव अ स्लोगन कॉल्ड वंदे मातरम. तो जो वंदे मातरम जो स्लोगन है वो महर्षि अरविंद का दिया हुआ है. एंड ऑल्सो उन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ है वो नेशन के लिए पूरी सेक्रीफाइस कर दी. एंड ही इज़ इंस्पायरिंग टू द यंग इंडिया ऑल्सो. सो वंदे मातरम उन्होंने स्लोगन तो दिया, साथ ही में उन्होंने वंदे मातरम जो है जर्नल भी शुरू की, सो दैट पीपल अवेयर हो पाए, पीपल इंस्पायर हो पाए उससे. एंड उन्होंने ये जर्नल के थ्रू जो लोग हैं उनके बीच में पेट्रोटिज़म काफ़ी फैलाया, पेट्रोटिज़म जगाया उनके अंदर. अपार्ट फ्रॉम दैट जो महर्षि अरविंद थे उनको अक्यूज़ किया गया था मुजफ्फरपुर बॉम्ब इंसिडेंट के अंदर. दैट इज़ कि उन बॉम्ब इंसिडेंट के अंदर जो बॉम्बिंग हुई थी उसमें महर्षि अरविंद का हाथ था, ऐसा उन पर अक्यूज़ किया गया. एंड लेटर ऑन उनको अरेस्ट कर लिया गया एंड ही वॉज बिहाइंड द बार्स इन कलकत्ता. कलकत्ता की जो अलीपुर जेल थी उनमें उनको रखा गया. बट ओवर हियर ये जो इंसिडेंट हुआ कि उनको जेल में रखा गया, तो वो उनके लिए जेल नहीं थी, बट उन्होंने उसको योगाश्रम बना दिया. वहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन शुरू कर दिया, उन्होंने वो उसको मेडिटेशन प्लेस बना दिया. एंड ऑल्सो ही फेल्ट दैट कि वहाँ पे गॉड का प्रेजेंस है. सो इन अ वे वी कैन से दैट जो महर्षि अरविंद थे उनको जेल का जो इंसिडेंट था वो टर्निंग पॉइंट रहा. एंड वहाँ पे जो है उनको गॉड का प्रेजेंस फील हुआ. सो ये जो जेल इंसिडेंट था उनका कम्प्लीटली उनकी लाइफ यहाँ से चेंज हो गई. एंड ऑल्सो जब वो रिलीज़ हुए जेल से तब वो पूरे इंटायरली चेंज थे. ही वॉज रिफॉर्म्ड फ्रॉम वॉट ही वॉज एंड वॉट ही वॉज नाउ. सो उनकी जो लाइफ थी पूरी तरह से चेंज हो गई. एंड ऑल्सो जो है वो एक काफ़ी डेडिकेटेड गॉडली पर्सन हो गए थे, दैट हु हैज़ ऑलरेडी मेट द गॉड. So after he was released from the jail, he went to Chandranagar in 1910 and then he went to Pondicherry. एंड वो मेडिटेशन डेली बेसिस पे करते थे. नाउ देयर वॉज अ लेडी कॉल्ड श्री माता जी हुज रियल नेम वॉज मीरा अल्फसा. सो शी केम फ्रॉम फ्रेंड्स फॉर हिज काइंड सर्विसेज. एंड ये जो है महर्षि अरविंद के साथ में उनको अकम्पनी क्या करते थे. नाउ शी हेल्प्ड हिम इन पौंडीचेरी. जो महर्षि अरविंद थे उनकी हेल्प की थी पौंडीचेरी में भी श्री माता जी ने. एंड आफ्टर दैट ही डाइड ऑन 5th December 1950. So Maharishi जो अरविंद है, he died on 5th December 1950 and he lived in this Pondicherry ashram for almost 40 years till his death. So till his death he lived in Pondicherry ashram for 40 years. Okay, so this was all about Maharishi Arvind. Then there is other reformer named Narayan Guru. Narayan Guru was born in Kerala in a small village called Chembazhanti in 1856. He dedicated his whole life for serving backward and unprivileged communities. जो बैकवर्ड और अनप्रिविलेज कम्युनिटीज़ थी उनको सर्व करने में अपनी उनकी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, डेडिकेट कर दी. एंड ऑल्सो ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वलिटी अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स. एंड ये जो वैल्यूज़ थी वो कहा जाता है कि उनको उनके पेरेंट्स में से ही मिली थी. एंड ऑल्सो ही गेव द मैसेज ऑफ वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड. सो दैट ये जो मैसेज था उससे भी हम देख सकते हैं कि जो उनकी जो वैल्यूज़ थी दैट इज़ इक्वलिटी अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स. सो ये स्लोगन से भी उनकी जो है वो मैसेज क्लियर है, दैट इज़ वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड. दैट इज़ कोई डिफ्रेंसिएशन ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी डिस्टेंस ना हो. सो डिस्टेंस और डिस्क्रिमिनेशन को एरिडिकेट करने के लिए अपने उन्होंने पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करी. उसके अलावा जो नारायण गुरु थे, ही वॉज हाईली स्पिरिचुअल सिंस हिज एडोलिसेंस. सो हम कह सकते हैं टीन एज के टाइम पे से ही काफ़ी स्पिरिचुअल थे. So he used to meditate and he used to serve the lower communities in the society. And also he inspired and requested people to learn. जो
उस टाइम के जो लोग थे उनको उन्होंने बोला, इंस्पायर किया कि दे शुड लर्न, दैट इज़ ही यूज्ड टू बिलीव दैट जो इलिटरेसी है वही रूट कॉज है सारी प्रॉब्लम्स का, सोशल इविल्स का, लाइक सुपरस्टिशंस हो गया या फिर कोई भी अदर जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी के अंदर. ही यूज्ड टू बिलीव दैट इज़ बिकॉज ऑफ इलिटरेसी. दैट इज़ जब तक सोसाइटी में इलिटरेसी रहेगी, लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो ये सोशल इविल जो है वो प्रिवेलिंग रहेंगे सोसाइटी में. सो अगर ये दूर करना है तो लोगों को लिटरेट होना पड़ेगा, लोगों को लर्न करना पड़ेगा, लोगों को पढ़ना पड़ेगा. सो ही इंसिस्टेड ऑन दैट ऑल्सो. Apart from that, he inspired that untouchables and the unprivileged to go to school and learn. So अगर हमें ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्टेंस है, सोशल इविल इरिडिकेट करना है, तो वो किससे होगा? जो अनटचेबल्स थे या जो अनप्रिविलेज थे सोसाइटी में, उनको भी सीखना चाहिए, उनको भी स्कूल जाके लर्न करना चाहिए. सो उन्होंने उनको भी इंस्पायर किया सो दैट वो जाके वहाँ पे पढ़ सके. उसके अलावा ही वॉज़ वेरी ईगर फॉर गर्ल्स एजुकेशन. सो गर्ल्स एजुकेशन हो गई तो उसके लिए भी बहुत ईगर थे, एंड ही सर्टेनली लाइक मेड एफर्ट्स फॉर दैट ऑल्सो. And also he founded an institution called Sri Narayan Dharma Paripalan in 1903. So he founded this institution that is Sri Narayan Dharma Paripalan in 1903 so that जो इनका जो भी जो मोटिव्स थे या जो उनके आइडियोलॉजीज थे वो इसके थ्रू वो पूरी कर पाए. Apart from that, he advocated that education for emancipation, organization for integration and industrialization for eradication of poverty. So उन्होंने क्या मतलब एडवोकेट किया, क्या उन्होंने प्रोपोगेट किया? That is education is necessary for emancipation. Emancipation means freeing someone. So अगर किसी को कोई भी like superstitions है, social evils है या फिर कोई दूसरे का प्रेशर है दूसरे पर्सन का, उससे फ्री होना है. So education is very important. Likewise, ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटीग्रेशन. मतलब कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना, कोई चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन करना, वो बहुत लाइक इंपॉर्टेंट है फॉर इंटीग्रेट करने के लिए, कुछ कुछ चीज़ों को साथ में लाने के लिए उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी. और पोवर्टी कब जाएगा? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा. So he believed that and he advocated it. That is education for emancipation, organization for integration and industrialization for eradication of poverty. Poverty को दूर करने के लिए industrialization ज़रूरी है, वैसे ही integration के लिए organization ज़रूरी है, और emancipation जैसे कि like for freeing something education ज़रूरी है. So इन्होंने ये चीज़ advocate की. And also अकॉर्डिंग टू हिम ये सब चीज़ें बहुत एसेंशियल थी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए. सो जो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो गई, जो हमारा इकोनॉमी हो गया कंट्री का, उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी थी, उसके स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी थी. एंड ही यूज्ड टू बिलीव दैट एंड ही यूज्ड टू प्रोपोगेट दैट. Also, he used to say to his people that stay away from communal arguments and religious factors so that इससे जो है communal rights ना हो. अब जैसे कि जो हम देखते हैं जो communities है उनके अगर कुछ arguments चल रहे हैं, अगर उसके अंदर और लोग include हो जाएंगे तो certainly वो rights में बदल सकता है. So he used to say to his people was that कि जो आप है वो communal जो arguments है या जो religious factors है उनसे दूर रहिए so that जो है हम communal rights को कुछ हद तक हम रोक सकते हैं. So he used to believe that. And also he used to preach worldly brotherhood and he received the glory of spiritual leader. So इन्होंने और क्या preach किया कि जो brotherhood है worldly वो maintain करे, लोग उसके साथ रहे, and also because of that he had a glory of as a spiritual leader. Apart from that, Rabindranath Tagore admires him as a great saint and social leader of his time. So जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो क्या कहते हैं नारायण गुरु के लिए? That is he was a great saint and social leader of his time. So this was all about Narayan Guru. Then such other social reformer is Kundukuri Veerasalingam. So Veerasalingam was born in Rajmundry district of Andhra Pradesh and he was inspired by both the cultures, that is Indian and Western. So ये जो वीरसलिंगम थे इनमें जो है दोनों cultures के ideologies देखी जा सकती है because he was inspired by both the cultures, that is Indian और Western culture दोनों ने ही इनको inspire किया था. सो ही वॉज अ ग्रेट राइटर एज वेल एंड जो इनके वॉल्यूम्स जो इनके राइटिंग्स थे उनके बेस पे जो तेलुगु लिटरेचर था वो काफ़ी एनरिच हुआ था, इन्होंने तेलुगु लिटरेचर को काफ़ी एनरिच किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज एन एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर. सो राइटर के अलावा ये सोशल रिफॉर्मर भी थे एंड ही स्टार्टेड इंस्टीट्यूशन कॉल्ड राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन. सो इन्होंने ये जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वो शुरू किया था फॉर हिज सोशल वर्क. सो इनके जो सोशल वर्क थे वो किस एरिना में थे? दैट इज़ ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ही चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में थे एंड ऑल्सो ही वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम. सो चाइल्ड मैरिज और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे ये.
ही एडवोकेटेड री मैरिज ऑफ विडोज़, दैट इज़ जो विडोज़ है वो फिर से शादी कर पाए, उसके लिए उन्होंने काफ़ी एडवोकेट किया था, उन्होंने वो काफ़ी प्रोपोगेट किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट ही इंस्पायर्ड विमन टू बी एजुकेटेड. सो जो विमन है उनको वो इंस्पायर करते थे टू गेट एजुकेशन, सो एजुकेट हो पाए उसके लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें की थी. एंड ऑल्सो ही रिवॉल्टेड अगेंस्ट करप्शन. सो करप्शन के अगेंस्ट भी उन्होंने अपनी जो है आवाज़ उठाई थी. अपार्ट फ्रॉम दैट ही ओपन मैनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड स्कूल्स फॉर हेल्पलेस चिल्ड्रन एंड विमेन. जो हेल्पलेस चिल्ड्रन और विमेन थे उनके लिए उन्होंने काफ़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और स्कूल्स चालू की थी. उसके अलावा उन्होंने अपने लाइफ टाइम में एक और इंस्टीट्यूशन चालू किया था नेम्ड हितकर्णी सभा, दैट वॉज स्पेशली फॉर हेल्पलेस चिल्ड्रन एंड विमेन. सो जो हेल्पलेस चिल्ड्रन और विमेन थे उनके लिए उन्होंने ये हितकर्णी सभा थी, वो इंस्टीट्यूशन था, वो शुरू किया था. And in 1919 he died while serving the society. So it was all about Kundkore Veer Salingam. Then moving further, here we have Theosophical Society. Now this Theosophical Society is an international society or institution. दैट इज़ ये जो है इसके रूट्स हमें इंडिया के नहीं दिखते हैं, बट ये इंटरनेशनल सोसाइटी है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है. सो ये जो वर्ड थियोसॉफी है इट इज़ बेसिकली ए ग्रीक वर्ड which is derived from two different words, that is theo and sophia. Now theo means God and sophia means knowledge. So if we combine this word, that is theosophy, it means the God related knowledge. So theosophical society अगर देखा जाए तो it means that God related knowledge की जो society होगी वो. सो इन अ वे जो थियोसॉफी वर्ड है उसको हम डिराइव करते हैं ग्रीक से. उसके जो थियोसॉफी है ये भी दो वर्ड मिलके एक हुए हैं, दैट इज़ थियो एंड सोफिया. Now theo means God and Sophia means knowledge. So theosophy means God related knowledge. So इस तरह से हम theosophical society को देखें अगर तो that is related to something God having the knowledge. So this institution was established in 1857 by Russian Lady Blavatsky and Colonel H.S. Alcott. So ये जो institution था वो किसने establish किया था? It was established by Russian Lady Blavatsky and the Colonel H.S. Alcott in 1875. Now this Colonel H.S. Alcott was a military officer living in New York, USA. US. So that is जो ये कर्नल थे वो मिलिट्री ऑफिसर थे. ही वॉज लिविंग इन न्यूयॉर्क US. नाउ दिस लेडी ब्लेवेट्स्की वॉज फ्रॉम रशिया. सो इन्होंने दोनों ने मिलकर ये इंस्टीट्यूशन चालू किया. सो स्वामी दयानंद सरस्वती हमने जो आगे भी देखा था जिन्होंने आर्य समाज की नींव रखी थी. सो स्वामी दयानंद सरस्वती इन्वाइटेड दिस पीपल to India to inject life in the vanishing Indian culture. So because this theosophical society is based on, or it generally means that it is related to God. So जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने इनको इंडिया में इन्वाइट किया सो दैट वो जो है जो वेनिशिंग इंडियन कल्चर है उसके अंदर लाइफ इंजेक्ट कर सके. दैट इज़ वो लोगों को बता सके कि जो कल्चर है वो कितना इंपॉर्टेंट है और लोगों को वो कल्चर की तरफ लेके जा सके. सो दे एक्सेप्टेड एंड दे केम टू इंडिया. So they established the Theosophical Society in Adayar near Madras in Chennai in 1882. So जब ये इंडिया में आए तब इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है एस्टेब्लिशमेंट किया था इंडिया में इन अदयर नियर मद्रास इन 1882. सो ये जो इंस्टीट्यूशन था उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? फेथ इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड. जैसे जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है जो हम कहते हैं कि भाईचारा जो है वो यूनिवर्सली सबके बीच में रहे, उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था. Then promotion of comparative study of ancient religious philosophy and science. So ये जो क्या करते थे comparative study करते थे ancient religions, then philosophy and the science. जो science है philosophy है and जो ancient हमारे religions है उसको साथ में मिला के comparative की study करते थे. That is कि जो है लोगों को proof चाहिए so that वो उसके culture के through भी निकाल सके और scientific proof भी उनको provide कर सके. तो ये एक basis पे comparative study किया करते थे. तो इनका ये objective था. Then the third objective was research on rules of nature and development of man's divine power. So the third objective was to research on the rules of nature कि nature के क्या rules है and also development of man's divine power. So man की जो divine power है उसका development कैसे हो तो ये सब चीज़ों के लिए वो research क्या करते थे. So इनका तीन main objective थे, that is faith in universal brotherhood, promotion of comparative study of ancient religions, philosophy and science, and research on rules of nature and development of man's divine power. So this was the three main objective of this Theosophical Society that was established in Adayar near Madras in 1882. Now this arrival of Colonel Alcott and Lady Blavatsky to India and appreciation of Indian culture in their words was a unique incident. This incident gave Indian glory and pride. जब ये इंडिया में आए दैट इज़ कर्नल एलकॉट एंड दी लेडी ब्लेवेट्स्की, इन्होंने इंडिया को काफ़ी अप्रिशिएट किया, इंडियन कल्चर को अप्रिशिएट किया इन देयर ओन वर्ड्स, इन देयर यूनिक वर्ड्स. सो ये जो इंसिडेंट काफ़ी यूनिक है
एंड बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट जो इंडिया की जो ग्लोरी और प्राइड थी वो भी काफ़ी इंक्रीज हो गई. नाउ रिलेटेड टू दिस थियोसॉफिकल सोसाइटी इज अ रिफॉर्मर नेम्ड Mrs. Annie Besant. So Annie Besant was an Irish woman who handled a Theosophical Society in 1893. So in India, Theosophical Society was established in 1882, but in 1893, this Theosophical Society was handled by Annie Besant. Okay, so her activities accelerated the national movements in the country. So national movements जो थे इनके activities से काफ़ी accelerate हो गए थे, काफ़ी बढ़ गए थे. Now, she believed that restructuring of the Indian philosophy and values would help in the solution of contemporary Indian problems. So, उस टाइम पे जो इंडियन प्रॉब्लम्स दैट इज कंटेम्प्रेरी इंडियन प्रॉब्लम्स दैट इज जो उस टाइम पे प्रॉब्लम्स थे उसका सोल्यूशन क्या है कि जो इंडियन फिलोसॉफी है जो वैल्यूज़ है वो जो लाइक डोमेंट हो गई है या जो उस टाइम पे जो है इतनी वैल्यूबल नहीं रही है, अगर उसको राइज मिलेगा तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. शी यूज टू बिलीव दैट. एंड शी यूज टू बिलीव दैट जो इंडिया की फिलोसफी जो वैल्यूज़ है अगर वो वापस रिवाइव करनी है तो वो कौन कर सकता है, वो इंडियंस ही कर सकते हैं. सो शी लाइक जो है लिव्ड अमॉन्ग द इंडियंस एंड मेड देम अवेयर अबाउट देयर प्रीशियस कल्चर, रिलीजन एंड फिलोसफी. सो उन्होंने इंडियंस के बीच में ही टाइम स्पेंड किया, उनको अवेयर करवाया जो अपने प्रीशियस कल्चर है, रिलीजन और फिलोसफी के लिए. एंड शी एस्टाब्लिश्ड द आइडियल फॉर वर्ल्डली ब्रदरहुड एज वेल, दैट इज़ कि जहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम ना हो. और ये एक बहुत ही एक लाइक अप्रिशिएबल एफर्ट था, काफ़ी फ्रूटफुल एफर्ट था. सो शी एस्टाब्लिश्ड सेंट्रल हिंदू स्कूल इन बनारस. लेटर ऑन इट केम टू बी नोन एज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916. तो जो अभी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है हमारी वाराणसी में, प्रीवियसली इट वॉज नोन एज सेंट्रल हिंदू स्कूल एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय मिसेस एनी बेसेंट. ओके. Now, apart from education sector, she rendered her service to the society as well. That is, like she tried to eradicate several social evils and favored the remarriage of widows. So जो widows की remarriage है उनको favor किया and जो बाकी social evils थे उनको भी eradicate करने का जो try किया. उसके अलावा शी प्लेड अ क्रूशल रोल, दैट इज़ उनका जो बहुत ही क्रूशल रोल रहा था, इंपॉर्टेंट रोल रहा था एक टाइम पे जब जो है रिलीजन्स के बीच में, डिफरेंट रिलीजन्स हैं उनके बीच में काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज चलती थी. एंड ऑल्सो शी स्टॉप पीपल फ्रॉम इन्वॉल्विंग देमसेल्फ इन कम्युनल राइट्स. सो जो लोग थे उनको कम्युनल राइट्स में इन्वॉल्व ना हो, उन्होंने काफ़ी एडवोकेट किया था और काफ़ी लोगों को स्टॉप भी किया था. एंड दिस वॉज विद द हेल्प ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी ओनली. अब जो हमने जो स्काउट और गाइड की एक्टिविटीज़ हम देखते हैं वो भी और कुछ नहीं है, मिसेस एनी बेसेंट का दिया हुआ गिफ्ट है. उन्होंने ही स्काउट और गाइड की एक्टिविटीज़ इंडिया में शुरू करवाई थी. उसके अलावा शी फाउंड होम रूल लीग इन 1916 इन मद्रास. जब हम नेशनल मूवमेंट्स देखेंगे या जो हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो देखेंगे तब ये मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे. दैट इज़ होम रूल लीग जो 1916 में मद्रास में शुरू हुआ था. ये भी उन्होंने फाउंड किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने काफ़ी मूवमेंट्स जो थे इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए भी शुरू किए थे. सो वी कैन से दैट जो है इन्होंने जो इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसमें भी काफ़ी कुछ हेल्प की है और काफ़ी कुछ मेजर रोल प्ले किए है उसके अंदर. अपार्ट फ्रॉम दैट शी प्लेड एमिनेंट रोल इन लिबर्टी ऑफ जर्नलिज्म. सो जब ब्रिटिशर्स जो हमारा इंडिया का जर्नलिज्म है, जो न्यूज़पेपर्स है या उस पर जो उन लोग लाइक बैन लगा रहे थे, तो उस टाइम पे उनकी लिबर्टी के लिए भी उन्होंने काफ़ी एमिनेंट रोल प्ले किया था. And also she rendered her valuable service to India and moreover she gave a new identity and self respect to Indian culture. So उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी सर्विस की थी जिसके अंदर लाइक जो है इंडिया को एक नया शेप मिला था. अपार्ट फ्रॉम दैट उनके जो इंडियन के कल्चर थे उनको भी एक न्यू आइडेंटिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट उन्होंने दी थी. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इट प्लेड अ मेजर रोल इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. So this Theosophical Society played a major or significant role in the southern part of India. जो साउथ जो है वहाँ पे ये Theosophical Society का जो है ज़्यादा हमें देखने मिलता है. So it was all about Theosophical Society and Mrs. Annie Besant.